जरा कल्पना की जाए कि कोई किसी अनजान और बहुत ही आकर्षक इंसान के साथ डिनर कर रहा है। एक बहुत ही शानदार शाम है ना। बिल्कुल। सामने बैठा व्यक्ति मतलब इतना चार्मिंग है कि उसकी बातों में मानो कोई जादू है। एक से बढ़कर एक दिलचस्प कहानियां चल रही हैं। फिर वो अजनबी एक ड्रिंक ऑफर करता है। हाँ, और वो ड्रिंक उस शाम का एक बहुत ही आम हिस्सा लगती है। सही कहा। लेकिन अगली सुबह जब आँख खुलती है तो वो आकर्षक इंसान वहां से गायब है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, मतलब उस व्यक्ति की पहचान, पैसे, पासपोर्ट सब कुछ गायब हो चुका है। बाप रे, ये तो किसी डरावने सपने जैसा है ना? और वो रहस्यमयी व्यक्ति किसी और देश में उसी चुराई गई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुका है। ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं है, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है, और बहुत ही खतरनाक हकीकत है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी ही कुख्यात अपराधी के जीवन और कुछ ट्रू क्राइम स्क्रिप्ट्स के नोट्स का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया बिकिनी किलर और द सर्पेंट के नाम से जानती है, चार्ल्स शोबराज। हाँ, चार्ल्स शोबराज अपराध की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ना सिर्फ उसके अपराधों की कोई लिस्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि आज हम उस मनोविज्ञान को समझेंगे जहां कोई इंसान भरोसे और अपनी मुस्कान को ही अपना सबसे घातक हथियार बना लेता है। और ये समझना मतलब इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ कुछ हत्याओं तक सीमित नहीं है। अगर हम इन नोट्स को गहराई से देखें तो ये दुनिया भर की पुलिस और कानूनी व्यवस्थाओं को चकमा देने की एक मास्टर क्लास है। एक मास्टर क्लास, हाँ, ये शब्द एकदम सही है। बिल्कुल। चार्ल्स शोबराज को इस साधारण सड़क छाप अपराधी नहीं लगता। वो एक ऐसा तेज दिमाग था जो सिस्टम की कमियों को अपना टूलकिट बना चुका था। चलिए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई भी अपराधी ना पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता। सही बात है, कुछ तो ऐसा होता है जो उन्हें वैसा बनाता है। हाँ, तो शुरुआत होती है 1944 में साइगोन में, जो आज के वियतनाम का हिस्सा है। जन्म के समय उसका नाम चार्ल्स शोबराज रखा गया। उसके पिता एक भारतीय व्यापारी थे और माँ वियतनामी थी। एक मिक्स्ड बैकग्राउंड। बिल्कुल। लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद पिता ने परिवार को छोड़ दिया। फिर माँ ने एक फ्रेंच सेना अधिकारी से दूसरी शादी कर ली। और नोट्स बताते हैं कि यहीं से असुरक्षा, उपेक्षा और गुस्से का जन्म हुआ। हाँ, बचपन के वो शुरुआती साल बहुत असर डालते हैं। पर मैं ये सोच रही थी कि बहुत से बच्चों का बचपन खराब होता है, माता पिता अलग होते हैं, पर हर कोई तो सीरियल किलर नहीं बन जाता ना। चार्ल्स में ऐसा क्या अलग था? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चार्ल्स के मामले में ये सिर्फ उपेक्षा का मामला नहीं था, बल्कि ये पहचान का एक बहुत गहरा संकट था। पहचान का संकट मतलब? जब वो फ्रांस गया तो वहाँ के समाज में उसे कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं गया। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब एक बेहद तेज दिमाग वाले बच्चे को लगातार ये महसूस कराया जाए कि वो किसी भी जगह का या किसी भी समाज का हिस्सा नहीं है, तो उसमें जो सहानुभूति होती है, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, उसका विकास रुक जाता है। ओह, तो वो दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। वो दूसरे इंसानों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ मोहरे समझने लगता है। और स्कूल के दिनों से ही उसमें ये बदलाव दिखने लगे थे, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना। उसे नियम तोड़ने में ना एक अजीब सा रोमांच मिलता था। हाँ, और यही छोटी चोरियां फ्रांस में किशोरावस्था तक आते आते धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज बनाने में बदल गई, जिसकी वजह से वो पहली बार जेल गया। और वो जेल जाना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वही तो। अब आम लोगों के लिए जेल एक सजा होती है ना? एक ऐसी जगह जहां जाकर इंसान डरता है, सुधरने की सोचता है। हाँ, आम कैदी तो बस अपने दिन गिनता है कि कब भर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन चार्ल्स के लिए जेल कोई सजा नहीं थी, वो उसके लिए एक डार्क यूनिवर्सिटी थी। एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड जहां वो सीख रहा था। बिल्कुल सही कहा। वो वहाँ इंसानों पर बाकायदा रिसर्च कर रहा था। वो ये सीख रहा था कि अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है। फ्रांस की उन जेलों में ही उसने लोगों को मैनिपुलेट करना सीखा। मतलब लोगों के दिमाग के साथ खेलना। हाँ, उसने बहुत करीब से देखा कि लोग किस तरह की बातों पर जल्दी भरोसा करते हैं। उसे ये समझ आ गया था कि अगर किसी इंसान का भरोसा जीत लिया जाए तो फिर उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ये तो बहुत डरावना है ना? ये एक ऐसा खतरनाक पाठ्यक्रम था जिसने उसे एक बहुत बड़े खेल के लिए एकदम तैयार कर दिया था। और उस बड़े खेल के लिए उसे ऐसे शिकार चाहिए थे जो आसानी से उस पर भरोसा कर लें। और ये मौका उसे मिला 1970 के दशक में। अरे हाँ, वो हिप्पी ट्रेल वाला दौर। बिल्कुल। उस दौर में हिप्पी ट्रेल बहुत मशहूर था। दुनिया भर के युवा, खासकर यूरोप और अमेरिका के बैकपैकर्स
शांति और अध्यात्म की तलाश में थाईलैंड, भारत, नेपाल की तरफ आ रहे थे। हाँ, वो लोग सिस्टम से बगावत कर रहे थे और एक अलग ही धुन में रहते थे। और उनके पास पैसे भी होते थे, और सबसे बड़ी बात, वो अनजान लोगों पर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते थे। यही वो माहौल था जो चार्ल्स का हंटिंग ग्राउंड बन गया। शिकार करने का एकदम परफेक्ट मैदान। बिल्कुल। और उसका काम करने का तरीका, जिसे पुलिस की भाषा में मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो बहुत साफ था। एक टूरिस्ट बनकर मिलना, मीठी बातों से दोस्ती करना, ड्रिंक में जहर मिलाना और फिर उनका पासपोर्ट चुरा लेना। हाँ, और वो जहर भी मतलब बहुत सोच समझ कर देता था। ऐसा नहीं कि तुरंत मार दिया। अच्छा, तो वो क्या करता था? वो उन्हें शुरुआत में सिर्फ बीमार करता था और फिर एक रक्षक बनकर, एक मसीहा बनकर उनका ख्याल रखने का नाटक करता था। बाप रे, मतलब पहले खुद ही बीमार करो और फिर खुद ही इलाज का नाटक करो। एग्जैक्टली। ताकि जब पीड़ित पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएं, तब वो उनका सब कुछ आसानी से लूट सके। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है, क्या इसे सच में किसी मास्टरमाइंड का काम कहना सही होगा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मतलब आखिर वो सिर्फ निहत्थे, अनजान और शांति की तलाश में निकले सीधे साधे पर्यटकों को जहर दे रहा था। इसमें जीनियस क्या है? ये तो सिर्फ कायरता लगती है ना। कोई भी किसी के ड्रिंक में कुछ भी मिला सकता है। ये सवाल बहुत लाजमी है। हत्या करना शायद कायरता ही थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असली जीनियस, या कह लीजिए उसका शातिरपन, वो हत्या में नहीं था, बल्कि उसके बाद के काम में था। मतलब पहचान की चोरी में? हाँ, 1970 के दशक के उस समय को याद कीजिए। आज की तरह कोई डिजिटल फुटप्रिंट तो होता नहीं था। हाँ, तब कहाँ इंटरनेट और कंप्यूटर्स होते थे। बिल्कुल। इमिग्रेशन काउंटर्स पर कोई बायोमेट्रिक स्कैन या फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे नहीं लगे होते थे। दुनिया भर का पूरा सिस्टम सिर्फ कागज के दस्तावेजों पर चलता था। यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ किसी का पासपोर्ट जेब में रख लेने से कोई इंसान उस व्यक्ति की तरह दूसरे देश में यात्रा तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं। और यहीं उसका वो शातिर दिमाग काम आता था। 70 के दशक में जो पासपोर्ट होते थे, वो हाथ से लिखे होते थे या टाइप किए होते थे और पन्नों पर स्टैंप लगते थे। तो वो उनमें बदलाव करता था। हाँ, चार्ल्स उन पासपोर्ट से असली तस्वीर उखाड़ता था और बहुत ही सफाई से अपनी तस्वीर चिपका देता था। ये तो बहुत रिस्की काम है ना? लेकिन बात सिर्फ तस्वीर बदलने की नहीं थी। आप सोचिए, इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने किसी मरे हुए इंसान की पहचान ओढ़कर खड़े होना, इसके लिए गजब के आत्मविश्वास की जरूरत होती है। बिल्कुल। जरा सी घबराहट और आप पकड़े गए। हाँ, उसे उस व्यक्ति की नागरिकता, उसके बात करने के लहजे, उसके पूरे अस्तित्व को अपनाना पड़ता था। अगर वो पासपोर्ट किसी डच नागरिक का है तो वो डच नागरिक की तरह ही बात करता था। अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच की तरह। नोट्स में ये भी बताया गया है कि वो अकेला नहीं था, है ना? हाँ, उसके साथी भी थे। मैरी एंड्री लकर्क और अजय चौधरी जैसे उसके साथी भी इस खतरनाक खेल में शामिल थे। और थाईलैंड में तो उस वक्त एकदम खौफ का माहौल बन गया था। हाँ, वो समुद्र किनारे वाले मामले। बिल्कुल। समुद्र किनारे बिकनी पहने महिला पर्यटकों के शव मिलने लगे थे। किसी को जहर दिया गया था, किसी को जलाया गया था, तो किसी को डुबोया गया था। बहुत ही खौफनाक दौर था वो। और इसी वजह से मीडिया ने उसी समय उसे बिकनी किलर का नाम दिया। और ये आदमी मतलब उन्हीं पीड़ितों के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके पुलिस की नाक के नीचे से एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहा था। और यही वो चीज है जो उसे इतिहास के बाकी सीरियल किलर से एकदम अलग करती है। ज्यादातर अपराधी क्या करते हैं? अपराध करने के बाद छिपने की कोशिश करते हैं। हाँ, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन चार्ल्स छिप नहीं रहा था। वो तो सिस्टम के सामने खड़ा होकर सिस्टम का ही मजाक उड़ा रहा था। डिजिटल युग से पहले की उस दुनिया में अलग अलग पहचान ओढ़ने की इसी कला ने उसे एक ऐसे छलावे में बदल दिया था जिसे ट्रैक करना पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। और शायद इसीलिए दुनिया ने उसे एक और नाम दिया, द सर्पेंट, यानी सांप। बिल्कुल, एक ऐसा सांप जो पकड़ से हमेशा फिसल जाता था। हाँ, और नोट्स में जिक्र है कि वो सिर्फ अपना नाम नहीं बल्कि अपनी पूरी शख्सियत ही बदल लेता था। कभी वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर बन जाता, कभी रत्नों का व्यापारी यानी जेम डीलर, तो कभी एक बहुत ही मददगार टूर गाइड। और वो कई भाषाएं भी बहुत आसानी से बोल लेता था। हाँ, लेकिन हर अपराधी की तरह इस सर्पेंट ने भी एक गलती की। और ये बहुत बड़ा मोड़ आया नई दिल्ली में। हाँ,
भारत में जहां उसने फ्रांसीसी पर्यटकों के एक पूरे समूह को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी। बिल्कुल, उसने उन्हें भी ड्रग देकर लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बार ना खुराक की मात्रा गलत हो गई, या कहिए कि उसका दांव उल्टा पड़ गया। हाँ, वो पर्यटक बच गए और उसी की वजह से पहली बार चार शुभराज पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसे दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब आम तौर पर जब कोई इतना बड़ा अपराधी दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेलों में से एक में पहुंच जाए तो सबको लगता है कि बस खेल खत्म। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन चार्ल्स के लिए ये सिर्फ एक नया मंच था। अपराध के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला जेल ब्रेक अभी बाकी था। और उस जेल ब्रेक का तरीका सुनिए, मतलब आप हैरान रह जाएंगे। उसने कोई सुरंग नहीं खोदी, कोई दीवार नहीं तोड़ी। उसने तो जेल के गार्ड्स को ही अपनी बातों में उलझा लिया था ना। नोट्स बताते हैं कि उसने अपने जन्मदिन के नाम पर एक बर्थडे पार्टी का नाटक किया। हाँ, जेल के अंदर बर्थडे पार्टी। सोचिए जरा, उसने गार्ड्स को मिठाइयाँ और अंगूर बांटे, लेकिन उन मिठाइयों में भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिली हुई थीं। जब गार्ड्स बेहोश हो गए तो वो बड़े ही आराम से जेल के मुख्य दरवाजे से चलकर बाहर निकल गया। एकदम फिल्मी सीन की तरह। बिल्कुल, कोई खून खराबा नहीं, कोई हथियार नहीं, बस एक मीठी सी साजिश और वो फरार। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये फरारी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम थी। भ्रम मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है कि ये सिर्फ एक साधारण जेल ब्रेक नहीं था कि बस मौका मिला और भाग गए। यही वो जगह है जहां हम उसके दिमाग की असल गहराई को देख पाते हैं, क्योंकि जेल से भागने के कुछ ही हफ्तों बाद वो जानबूझकर फिर से पकड़ा गया। एक मिनट, वो इतनी मुश्किल से जेल से भागा, दुनिया भर की पुलिस को चकमा दिया और फिर जानबूझकर पकड़ा गया। ऐसा क्यों? मतलब कोई भी समझदार इंसान भागने के बाद खुद को क्यों पकड़वाएगा? क्योंकि वो एक कदम आगे नहीं बल्कि 10 कदम आगे की सोच रहा था। अच्छा। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से किया गया कैलकुलेशन था। उस समय थाईलैंड की पुलिस चार्ल्स के पीछे एकदम हाथ धोके पड़ी थी। थाईलैंड में उसके खिलाफ हत्या के बहुत पुख्ता सबूत थे और वहां उसे निश्चित रूप से मौत की सजा मिलती। तो वो थाईलैंड जाने से बच रहा था। हाँ, क्योंकि भारत से उसका थाईलैंड में एक्सट्राडिशन होने वाला था, जिससे हम आम भाषा में प्रत्यर्पण कहते हैं, यानी एक देश का दूसरे देश को अपना कैदी सौंपना। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। तो वो भारत से भागकर थाईलैंड नहीं जाना चाहता था। बिल्कुल। चार्ल्स अच्छे से जानता था कि अगर वो भारत की जेल में शांति से रहा तो उसकी सजा पूरी होते ही उसे थाईलैंड भेज दिया जाएगा और वहां उसे फांसी हो जाएगी। तो फिर उसने क्या किया? उसने जानबूझकर एक ऐसा अपराध किया, यानी जेल से भागने का, जिससे भारत में उसकी सजा 10 साल और बढ़ जाए। बाप रे, अपनी ही सजा बढ़वा ली। हाँ, क्योंकि वो जानता था कि थाईलैंड में जो गिरफ्तारी वारंट है उसकी एक समय सीमा होती है। जब तक वो भारत में अपनी वो बढ़ी हुई सजा काटता तब तक थाईलैंड के वारंट की मियादी खत्म हो जाती। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब ये तो कानून और पुलिस के साथ चेस या शतरंज खेलने जैसा हो गया। एकदम सही एनालॉजी है ये। वो खुद तय कर रहा था कि उसे कहाँ गिरफ्तार होना है, कब भागना है और कब दोबारा पकड़ा जाना है, ताकि वो खुद को फांसी से बचा सके। ये कानूनी व्यवस्थाओं की खामियों का एक ऐसा फायदा उठाना है ना, जो सच में डराता है। और हैरानी की बात यह है कि वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी रहा। सच में? हाँ, 1997 में जब उसने भारत में अपनी सजा पूरी की तो थाईलैंड का वारंट सच में लैप्स हो चुका था। उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी थी। वाह, मतलब उसका प्लान काम कर गया। बिल्कुल। भारत सरकार ने उसे रिहा कर दिया और वो वापस फ्रांस लौट गया। लेकिन शतरंज के खेल में ना कभी कभी खिलाड़ी खुद अपनी ही चालों में इतना उलझ जाता है कि उसे अपनी ही सबसे बड़ी गलती दिखाई नहीं देती। हाँ, अहंकार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। बिल्कुल। 1997 में रिहा होने के बाद वो फ्रांस में कोई गुमनाम जिंदगी नहीं जी रहा था। वो एक सेलिब्रिटी क्रिमिनल बन चुका था। वो इंटरव्यू देने के लिए लाखों रुपए चार्ज कर रहा था। उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही थी। एकदम स्टार जैसी जिंदगी। हाँ, वो आजाद था, अमीर था और एकदम महफूज था। लेकिन फिर साल 2003 आया और उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे बेवकूफी भरी गलती की। वो गलती थी नेपाल वापस जाना। हाँ, काठमांडू ये वही जगह थी जहां उस पर अभी भी पुराने मर्डर वारंट खुले हुए थे। वो वहां एक कसीनो में आराम से घूम रहा था, जहां एक जर्नलिस्ट ने उसे पहचान लिया। और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, गिरफ्तारी हुई और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जो इंसान इतना शातिर था कि तिहाड़ से भागने का मास्टर प्लान बना सकता था, वो खुद चलकर उस देश में क्यों गया जहां उसे निश्चित तौर पर पकड़ा जाना था? ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये बात कुछ हजम नहीं होती
क्या वो भूल गया था कि नेपाल की पुलिस उसे ढूंढ रही है? ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब हमें किसी कानूनी पन्ने में नहीं बल्कि चार्ल्स के मनोविज्ञान में ही मिलता है। मनोविज्ञान में? कैसे? इसे नार्सिसिस्ट होना कहते हैं, यानी आत्ममुग्धता का चरम अहंकार। जब कोई व्यक्ति सालों तक दुनिया भर की पुलिस, कानून और समाज की आंखों में धूल झोंकता है तो उसे ये लगने लगता है कि वो अमर है, वो सिस्टम से बड़ा हो चुका है। मतलब उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता? हाँ, मीडिया ने उसे जो टेंशन दी थी फ्रांस में, उसने इस गुरूर को और बढ़ा दिया था कि मुझे कोई छू नहीं सकता। मतलब उसे लगने लगा था कि वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है और पुराने नियम अब उस पर लागू ही नहीं होते। बिल्कुल, एक नार्सिसिस्ट कभी भी छिपकर शांति से जिंदगी नहीं जी सकता। उसे हमेशा एक ऑडियंस की जरूरत होती है। उसे हमेशा वो रोमांच चाहिए होता है कि वो शेर की मान में आकर भी जिंदा वापस आ सकता है। तो वो नेपाल सिर्फ उस थ्रिल के लिए गया था? वो नेपाल शायद इसी रोमांच के लिए गया था, लेकिन यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। नेपाल के कानून ने उसे नहीं बख्शा। उसे उम्र कैद हुई और काफी साल जेल में रहने के बाद 2022 में जाकर कहीं स्वास्थ्य कारणों और ढलती उम्र की वजह से उसे नेपाल से रिहा करके फ्रांस वापस भेजा गया। और आज वो एक आजाद जीवन जी रहा है। हाँ, वो आजाद है। ये कहानी सच में ये समझने के लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि चार्ल्स जैसे अपराधियों का असली हथियार कभी कोई बंदूक या चाकू नहीं था। बिल्कुल नहीं, हथियार तो कुछ और ही था। उसका सबसे धारदार हथियार था उसका चार्म, उसका धोखा और वो झूठा भरोसा जो वो बड़ी आसानी से लोगों में पैदा करता था। जो इंसान बहुत जल्दी करीब आ जाए, जो हर बात में बिल्कुल परफेक्ट लगे, वहीं शायद सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। सही कहा। और इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो चार्ल्स शोबराज कोई साधारण अपराधी नहीं था। बिल्कुल नहीं। आज तक ये स्पष्ट नहीं पाया है कि उसके असली पीड़ितों की संख्या कितनी थी। क्या वो 10 थे, 20 थे, 30 थे या शायद उससे भी कहीं ज्यादा? ये तो एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा राज ही रहेगा। हाँ, उन पीड़ितों के परिवारों के लिए वो सिर्फ एक बेरहम हत्यारा था जिसने उनके अपनों को क्रूरता से छीन लिया। लेकिन ट्रू क्राइम के इतिहास में उसका नाम एक ऐसे केस स्टडी के रूप में दर्ज रहेगा जिसने भरोसे की ही हत्या कर दी। और ये बात इस चर्चा को मतलब एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ी करती है जहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? सोचिए, उस दौर में उसने जो कुछ भी किया वो भौतिक दुनिया में किया। असली कागज के पासपोर्ट, असली मुलाकातें, असली सफर। हाँ, और बिना किसी तकनीक के सिर्फ अपनी मीठी बातों से इतनी बड़ी तबाही मचाई। यही तो सोचने वाली बात है। अगर 1970 के दशक में जब दुनिया इतनी कनेक्टेड भी नहीं थी, तब एक इंसान सिर्फ कागज के दस्तावेजों और अपनी बातों के जाल से लोगों की पहचान पूरी तरह मिटा सकता था, तो आज के इस डिजिटल युग में क्या स्थिति है? ये तो बहुत डरावना ख्याल है ना? आज जहां किसी की भी पूरी पहचान, पूरा अस्तित्व सिर्फ कुछ पासवर्ड्स, ऑनलाइन प्रोफाइल्स और क्लाउड डेटा तक सीमित हो गया है। कागज के पासपोर्ट तो फिर भी देखे और छुए जा सकते थे। आज तो सब कुछ अदृश्य है, इनविजिबल है। बिल्कुल, आज पहचान चुराना शायद और भी आसान हो गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज के समय में ये आधुनिक दुनिया किसी नए सर्पेंट से पूरी तरह सुरक्षित है? इसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, जो व्यक्ति स्क्रीन के उस पार या सामने बैठकर बेहद आकर्षक और भरोसेमंद दिखता है, उसके उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे का असली सच क्या कोई कभी पूरी तरह जान सकता है? शायद कभी नहीं। अगली बार जब कोई अजनबी बहुत ही परफेक्शन के साथ कोई शानदार कहानी सुनाए, तो शायद ये सोचना पड़े कि उस चार्म के पीछे कौन सी हकीकत छुपी है।